हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स से यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री की। उसमें हमारा नया लेक्चर जो आज हम पढ़ने वाले हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। दो स्फीयर का अगर दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्शन करते हैं तो इनका बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर, चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द, देखो दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक स्फीयर ये होगा, ध्यान से देखना, सुनना और समझना। एक स्फीयर ये होगा, एक स्फीयर क्या होगा, ये होगा। दो स्फीयर आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तब द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो है इक्वल है एंगल बिटवीन दियर रेडियाई। अब सुनो फिर, एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर थ्रू द कॉमन पॉइंट। अब देखो, दो स्फीयर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब दो पॉइंट पर। कोई एक बॉल के अंदर एक बॉल को घुसाओगे तो तुम देख लोगे भैया वर्क खुद पे करना, तो दो पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा। तो जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, वो होता है भैया इनके बीच की रेडियाई, इस कॉमन पॉइंट से जो रेडियाई है ना ये, और इस कॉमन पॉइंट से जो रेडियाई है ना ये, तो ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल क्या कहलाएगा फिर मेरे पास, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आई नहीं बात समझ में, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज थीटा। क्लियर। तो यहाँ पर को क्या होगा, एक स्फीयर S1 होगा, दूसरे स्फीयर का सेंटर क्या होगा, S2 होगा। क्लियर है ना बात, समझ में आया। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से देखो एक बार वो देखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है इज इक्वल टू द, दो स्फीयर का जो इंटरसेक्शन हो रखा है वह जो एंगल है वह क्या है, वह इक्वल है टू द एंगल बिटवीन द रेडियाई, जो उनके बीच में जो रेडियाई बन रही है ना ऑफ टू स्फीयर की जो रेडियाई है थ्रू दियर कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट से जो रेडियाई आ रही है ना, इस कॉमन पॉइंट से जो रेडियाई है वहां उन रेडियाई के बीच में जो एंगल बन रखा है वह एंगल थीटा ही मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। आई नहीं बात समझ में, क्लियर। चलो फिर इतना लिख देना, क्लियर। अब देखो, इफ थीटा इज 90, इफ आपके पास क्या है, थीटा इज क्या है, इफ थीटा 90 है, तब देन तो आपके पास क्या हो जाएगा, देन the theta is 90, if theta is 90, in this case sphere are called the, in this case sphere, in this case sphere are called orthogonal sphere, ऑर्थोगोनल स्फीयर। क्लियर है ना डियर। चलो इतना नोट करो फिर। अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल स्फीयर। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं भैया क्या, P। चलो ठीक है ना। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं भी आप पढ़ते हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कहीं 3D के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे तो ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों अकल के कच्चों, लिखो इसको फटाफट लिख दो ना। क्यों मिटा दूं ओ भैया, हाँ मिटा देता हूँ। हाँ देख, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। ये देखो, ये मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया। चलो फिर अब आगे बढ़ चलते हैं। अगर हमने सब कुछ मिटा दिया है तो अगला हम लिखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं तुमको एक बात बता दूँ, देखो लिखना कोसाइन रूल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल for solving these questions. So now if triangle, we have a triangle, this side A, this side B and this side C, तब जो कोसाइन रूल होता है ना, देखो
जो ये कॉस ए होता है वो क्या होगा, अब देखो ये साइड ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ क्या है सी है, तो देखो कॉस ए क्या होगा, देखो देखो एक बार ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर अपॉन 2ab। अब देखो ए का स्क्वायर ए है तो ना, कॉस ए है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर 2ab। अब ऐसे ही ना अगर कॉस बी है तो देखो इस एंगल के लिए इसकी जो एडजेसेंट साइड है ना, इसकी जो साइडें हैं ये जो साइड है ना, इसके लगी हुई साइड है, तो उनका तो क्या हो जाएगा, लगी हुई साइडों की जो डिस्टेंस हो जाएगी उनका तो स्क्वायर, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, जो इससे अलग है ना, जो इससे लगी नहीं है उसका क्या हो जाएगा माइनस, और जो बची हुई दो साइडें होगा उनका कितना हो जाएगा 2ac। आया क्लियर। अब है इसके बाद ऐसे ही ना कॉस सी, और इससे जो लगी हुई साइडें हैं तो उनका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस हो जाएगा इसका जो विपरीत साइड है उसका क्या ए स्क्वायर, और फिर कितना जो लगी हुई साइड होंगी 2cb। आया 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 आया, लिख दे फिर ना, लिख दे फिर फटाफट लिख, चल लिख 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 यार डियर, लिख दे यार चल। चलो फिर लिखें फिर अगला टॉपिक, चलो फिर अब लिखना फिर भैया हेडिंग डालना नेक्स्ट, ठीक है ना, और नेक्स्ट हेडिंग में लिखना टू फाइंड द कंडीशन, टू फाइंड द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर, फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर्स, दो स्पेयर्स के लिए ऑर्थोगोनलिटी मैंने बतानी है भैया, दो स्पेयर्स के लिए ऑर्थोगोनलिटी मेरे को बतानी है क्या होने वाली है, ठीक है ना डियर। चला फिर टू फाइंड द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू स्पेयर, मान लीजिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2 का x प्लस 2u2 का x, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, फिर कितना v2 का y, फिर 2v2 का z प्लस कितना हो जाएगा d2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना मेरे बच्चे, ठीक है ना। ठीक, अब देखो लेट आर टू स्पेयर्स, ठीक है ना, विद सेंटर्स। अब देखो C1 सेंटर तो मैंने इसके लिए लिखा, स्पेयर ए के लिए, ये स्पेयर क्या हो गया बी, स्पेयर ए के लिए जो आपके पास सेंटर आया वो कितना आया फिर आपके पास, देखो -u1 -v1 माइनस कितना w1, और जो इसके लिए जो r आ गया, r1 क्या आ गया फिर आपके पास u का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर माइनस d1, यस ठीक। C2 जो हो गया वो सेकंड स्पेयर का क्या हो गया सेंटर हो गया, u2 का माइनस v2 माइनस w2, फिर आपके पास जो रेडियस r2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा √ u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर माइनस d2। तो डियर इतना लिखो, फिर करते हैं बहुत अच्छी सी प्यारी सी बातें, ठीक है ना, तो इतना लिखो फिर। तो डियर इतना आपने नोट कर लिया होगा, अब सुनो फिर, अब पूरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ ऑर्थोगोनैलिटी की, क्वेश्चन भी आएगा कभी कभी कि क्वेश्चन आए कि ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन निकालो। तो सुनो, अगर दो स्पेयर मान लिया जाए इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है, तो जो इनका जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, इस कॉमन पॉइंट से जो रेडियाई के बीच में एंगल बना होता है ना, वही क्या होता है मेरे पास
जो ये एंगल बना होता है यही क्या होता है, अगर ये थीटा नहीं, ये थीटा जो होता है ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है। अभी मेरे को क्या दिया है कि ये थीटा क्या है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन निकालनी है, तो थीटा क्या है 90 है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसको तो S1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया S2 बोल दिया, इस पॉइंट को कितना बोल दिया P। तो यहाँ से क्या जाएगा एंगल P इज एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर, दो स्पेयरों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है। एंगल P इज एन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर, क्लियर है ना। ठीक, गिवन, परंतु मुझे क्या दिया है गिवन जो ये एंगल P है, जो एंगल P के आगे ब्रैकेट में लिखना थीटा, जो ये एंगल P है ये थीटा है। जो अभी मेरे को दिया है ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन निकालनी है, तो गिवन मेरे पास क्या है थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इफ थीटा इज 90, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा S1P S2 इज राइट एंगल, RIGHT राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, क्यों समकोण बनेगा कि नहीं, समकोण त्रिभुज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो इसका मतलब जो होने वाला है फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर देखो और भैया ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है हमेशा कर्ण होता है। तो जो ये कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा S1P का स्क्वायर प्लस S2P का होल ऑफ स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, क्यों कर्ण, क्योंकि अगर ये राइट एंगल है ना मेरे पास ये राइट एंगल है, तो ये 90 है, ये 90 है, तो यहाँ पर को क्या है अभी भैया आपके पास A है, ये B है, ये C है, तो ये AB का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यही मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ये 90 था तो 90 के सामने वाला ये मेरे पास क्या हो जाएगा माय डियर, बोलो 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 डियर, अपने मन में बोलो डियर, ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, एक बेस होगा और एक मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना डियर। तो अब देखो फिर यहाँ पर S1 S2, अब सुनो यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर बना लेता हूँ समझने के लिए। ये तो कितना था भैया 90 था, ठीक है ना, ये मेरे पास था S1, ये मेरे पास था S2, ये था P। तो अब सुनो ये तो मेरे पास क्या था R1 था, ये स्पेयर A था, ये स्पेयर मेरे पास क्या था B था, तो ये तो क्या होगा भैया R1 होगा स्पेयर A की रेडियस, ये मेरे पास क्या होगा R2 स्पेयर 2 की रेडियस। तो ये जो ये R1 है ये R2 है, तो ये S1 S2 क्या होगा, सेंटर क्या है -U1 -B1 माइनस कितना आपके पास W1, और यहाँ सेंटर कितना आपके पास -U2, फिर क्या है -V2 -W2। तो जो आपके पास S1 S2 आएगा, देखो S1 S2 कैसे आएगा, फिर जो S1 S2 आएगा, क्या S1 S2 मेरे पास ऐसा आएगा कि नहीं अंडर रूट, देखो एक बार देखो इस U2 में से x2 -x1 ना, U2 माइनस कितना हो जाएगा फिर आपका प्लस U1 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास V2 माइनस प्लस V1 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा फिर मेरे पास W2 माइनस का प्लस कितना W1 का स्क्वायर। तो आपके पास जो ये S1 S2 आया, मैं कंडीशन निकाल रहा हूँ S1 S2 का स्क्वायर, कंडीशन निकालने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो S1 S2 का जो स्क्वायर आया वो कितना आ जाएगा फिर आपके पास U1 माइनस U2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस V2 माइनस V2 का होल V1 माइनस V2 का स्क्वायर प्लस W1 माइनस W2 का स्क्वायर। आया ना बात समझ में माय डियर। तो इतना लिखो, फिर इतना नोट कर लो, ठीक है ना। तो सुनो फिर अभी सब वैल्यू में यहां रखने वाला हूं। S1 S2 का तो स्क्वायर आपके पास क्या है U1 माइनस U2 का होल ऑफ स्क्वायर है प्लस V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर है प्लस W1 माइनस W2 का होल ऑफ स्क्वायर है। तो देखो S1B का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर क्या होगा फिर आपके पास रेडियस स्पेयर A के रेडियस का स्क्वायर। तो कितना है फिर मेरे पास U1 का स्क्वायर था, देखो तो R1 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, एक बार खुद ब खुद सोचो। R1 क्या आपके पास अंडर रूट U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर माइनस D1, तो अंडर रूट स्क्वायर तो कितना हो जाएगा U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर माइनस D1, होगा कि नहीं होगा भैया R का स्क्वायर। फिर प्लस कितना आ जाएगा फिर आपके पास U2 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा V2 का स्क्वायर
फिर प्लस कितना हो जाएगा W2 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा D2। नहीं आया बात समझ में था? नहीं, मैंने क्या कहा पुट इसमें इक्वेशन 1 कहा, तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम ये हो गए माइनस U2 माइनस V2 माइनस W2। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो ना फ्रॉम इक्वेशन 1 कहा तो S1 S2 का स्क्वायर तो ये था, क्लियर, बराबर S1P क्या है यहाँ पर को लिखो ना, ये S1P क्या है। अब देखो वो S1P क्या है, S1P क्या है R1 है, फिर वो जो S2P है वो क्या है आपके पास R2 है, तो R1 का जो स्क्वायर हो जाएगा R1। अब देखो S1P R1 का स्क्वायर, R1 क्या था तुम्हारे पास अंडर रूट U1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर W1 का स्क्वायर माइनस D, तो इसका स्क्वायर कर दिया अंडर रूट किया। नहीं आया बात समझ में? ठीक है ना, क्लियर। तो अब सुनो, फिर अब इसको सॉल्व भी किया मैंने, तो कितना आ जाएगा U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर माइनस 2U1 U2 फिर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 फिर प्लस W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर फिर माइनस सॉरी ये भी माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2W1 W2 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर आपके पास U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर माइनस D1 फिर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर प्लस माइनस D2। तो इतना आप नोट करो। अब तुम्हारे पास कंडीशन आने वाली है, चलो अब इस चित्र का कुछ काम होने वाला है नहीं, शायद ऊपर वाला लिख दिया होगा तुमने। अब सुनो फिर कंडीशन एक बार देख लो फटाफट से, U1 का स्क्वायर से U1 का स्क्वायर, U2 के स्क्वायर से U2 का स्क्वायर, V1 के स्क्वायर से V1 का स्क्वायर, V2 के स्क्वायर से V2 का स्क्वायर, W1 W2 से W1 W2, तो कुल मिलाकर के जो आपके पास बचा वो बचा फिर आपके पास क्या, देखो क्या बचा, देखो ध्यान से देखना, माइनस 2U1 U2 प्लस माइनस 2V1 V2 फिर माइनस 2W1 W2 बराबर कितना माइनस D1 माइनस D2। तो यहां पर से कितना आ जाएगा 2U1 U2 फिर प्लस 2 फिर प्लस 2W1 V2 फिर प्लस 2W1 W2 बराबर D1 प्लस D2। यही क्या होगी फिर, विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या होगी भैया, जो कंडीशन चाहिए थी वह कंडीशन हमारे पास आ गई, ठीक है ना डियर। तो देखो भाई कितनी गजब की है कंडीशन। क्या हुई फिर मेरे पास, ध्यान से देखो, अगर दो स्फीयर मेरे पास ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2 पहले का सेंटर इंटू दूसरे का सेंटर प्लस 2 दूसरे का सेंटर इंटू फिर वही सेंटर बराबर क्या होगा उनके D1 प्लस D2 के बराबर होगा। अभी इसके एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिए पूरा, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर जाके बात करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ रखा था कि दो स्पेयरों के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। अगर दो स्पेयर ऑर्थोगोनल होती है तो कंडीशन क्या होती है। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सो दैट 2 स्पेयर्स, आपके पास 2 स्पेयर्स हैं आर ऑर्थोगोनल, मुझे ऑर्थोगोनल प्रूफ करने हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 बराबर 0 एक स्पेयर है, और एक दूसरा स्पेयर है x1y1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2v1 u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 बराबर 0। अगर ये मेरे पास 2 स्पेयर हैं, ये कट ऑर्थोगोनल कब करेंगे, अभी हमने कंडीशन लिखी थी, कंडीशन का क्या थी 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2, था कि नहीं था। तो अभी मुझे प्रूफ करना है कि सो दैट मुझे शो करना है कि 2 स्पेयर ऑर्थोगोनल हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, सबसे पहले तो गिवन फर्स्ट स्पेयर लिखा, गिवन स्पेयर्स। तो आपके पास जो स्पेयर्स आए, जो आपके पास जो स्पेयर्स हैं, सबसे पहला जो स्पेयर है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2z प्लस 8 बराबर 0, यह है स्पेयर नंबर 1, स्पेयर नंबर ए।
फिर आपके पास है, आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड का स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 8y है प्लस 4z है प्लस 20 है, बराबर कितना आपके पास 0। ये है स्पेयर बी, ठीक है। अब देखो इस स्पेयर वन में जो आपके पास यहाँ पर को मैं लिख देता हूँ, इस स्पेयर वन में थोड़ी सी जगह रखनी थी मैंने, चलो कोई नहीं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। फिर ये स्पेयर वन में जो मेरे पास u1 u2, देखो जो सेंटर्स आए, इसके जो सेंटर आए हैं, तो ऐसा लिखते हैं फिर सेंटर ऑफ, यहाँ पर को लिखते हैं ऐसे, सेंटर ऑफ स्पेयर ए, सेंटर ऑफ स्पेयर ए C1। तो क्या है फिर आपके पास, देखो x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, y के कोफिशिएंट का आधा कितना 3 और उसका साइन चेंज है तो कितना हो जाएगा माइनस। z का कोफिशिएंट +2 है, इसका आधा 1 फिर उसका साइन चेंज माइनस का 1, क्यों ऐसे तो निकालते थे। और यहाँ पर जो इसका रेडियस आएगा, रेडियस की कोई ज़रूरत है नहीं, और सीधे सीधे मैं ये भी जानता हूँ कि d1 जो आने वाला है, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको ऐसा भी ना लिख करके मैं ऐसा लिखता हूँ सीधे सीधे, तो देखो फिर यहाँ पर से फ्रॉम स्पेयर ए, फ्रॉम, क्योंकि मेरे को कंडीशन निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, फ्रॉम स्पेयर ए, स्पेयर ए से हमको जानते हैं कि भैया जो आपके पास u1 है, u1 कैसे आता है, इसके एक्स के कोफिशिएंट का आधा 0, और u2 है, v1 है आपके पास ऐसे ही कितना v1 y के कोफिशिएंट का आधा, और w1 है z के कोफिशिएंट का आधा, क्यों। और फिर हमारे पास जो d1 है वो क्या है आपके पास, वो कितना है 8 है, ठीक है ना। फ्रॉम स्पेयर टू स्पेयर बी, फ्रॉम स्पेयर बी से जो आपके पास u1 आया वो तो कितना आया 3 आया, फिर आपके पास जो v1 आया वो तो कितना आया 4 आया, फिर आपके पास जो v2 आया u1 u2 यहाँ से तो आ जाएगा, फिर u2 सेकंड स्पेयर से u2 आएगा ना, तो u2 बराबर तो कितना आया x के कोफिशिएंट का आधा, फिर आया v2 y के कोफिशिएंट का आधा, फिर आया w2 z के कोफिशिएंट का आधा, और यहाँ पर से जो d2 आया वो मेरे पास कितना आया 20 आया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको नोट करो। चलो अब क्या, इफ, अब मैं लिखा इफ टू, इफ स्पेयर ए, इफ
थोड़ा भी सब्सक्राइब कम है तो फटाफट से शेयर करते रहिए। अगर हमको लाइव देखना है तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे फटाफट से बनाइए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।